हाँ तो दोस्तों यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड की। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉली हेलोजन कंपाउंड की और एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर करेंगे यार इससे रिलेटेड। ठीक है, देखो यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, नीट की कर रहे हो या जेई की कर रहे हो, एक रीडिंग मस्ट है, तो प्लीज यार एक बार जरूर से पढ़ लेना अपने हिसाब से भी। और अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यार बिना देरी के इस बेहतरीन वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखो पॉली हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें एक से ज़्यादा हेलोजन एटम हो और इनके यूज कहाँ होता है, इंडस्ट्रीज में और एग्रीकल्चर में। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डाइक्लोरोमीथेन की। ठीक है, देखो सबसे पहले हम जो पॉली हेलोजन कंपाउंड पढ़ने वाले हैं वो है डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, जिनको एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम मिथाइलिन क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिखा क्या हुआ है, डाइक्लोरोमीथेन इज वाइडली यूज एज ए सोलवेंट, एज ए पेंट रिमूवर और एज ए प्रोपेलेंट इन एरोसोल। डाइक्लोरोमीथेन है उसको एज ए सॉल्वेंट ही यूज करते हैं, एज ए पेंट रिमूवर भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जो पेंट है उसको इजीली डिजोल्व करके उसकी सरफेस से निकालने में मदद करता है। ठीक है, और एज ए प्रोपेलेंट भी यूज करते हैं। देखो प्रोपेलेंट क्या होता है, देखो प्रोपेलेंट क्या है कि प्रोपेलेंट जो है वो एक गैस होती है। ठीक है, जो जो स्प्रे वगैरह होते हैं उनको प्रेशराइज फॉर्म में रिलीज करने में मदद करती है। ठीक है, देखा उनका यूज जो है, जो ड्रग्स बनाने में भी है ना, एज ए सॉल्वेंट हम यूज कर सकते हैं इसे डाइक्लोरोमीथेन को। कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, इट इज आल्सो यूज एज ए मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट। तो देखो यार ये जो मेटल सरफेस है उसको क्लीन करने में और उसके फिनिशिंग प्रोसेस में भी मदद करते हैं। ठीक है, अगर यूज की बात तो होगी, लेकिन इनके काफ़ी सारे हार्मफुल इफेक्ट भी है। जैसे देखो मिथाइलिन क्लोराइड यानी डाइक्लोरोमीथेन है, हार्म द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको भी क्या हार्म पहुंचाता ही है। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सपोजर टू लोअर लेवल ऑफ द मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड वही यार डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, उसका लो एक्सपोजर हो एयर में तो क्या होता है, देखो जो विजन और हेयरिंग है उसको इफेक्ट करता है, यानी सुनने और देखने की क्षमता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और अगर हाई लेवल हो जाए मिथाइलिन क्लोराइड यानी डाइक्लोरोमीथेन का, तो क्या होता है, डिजीनेस, नोजिया, टिंगलिंग और नंबनेस हो जाती है। कहाँ, फिंगर और टॉयज टॉयज में, है ना। डिजीनेस यानी क्या होता है, सिर घूमना। नोजिया यानी क्या होता है, जैसे उल्टी आना, जी मचलाना वगैरह। देखो टिंगलिंग यानी होता है मतलब झिलमिलाहट सी होगी हाथ पैरों में। ठीक है, और देखो नंबनेस यानी होता है सुन्नपन। ठीक है, और अगर ह्यूमन की यार स्किन डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई तो क्या क्या हो सकता है, इंटेंस बर्निंग हो सकती है और माइल्ड रेडनेस हो सकती है स्किन पे। और डायरेक्ट कांटेक्ट विथ द आईज कैन बर्न द कॉर्निया, कॉर्निया को बर्न कर सकती है। ठीक है, तो यार इस तरह से ये खत्म होता है। ठीक है, मैंने डाइक्लोरोमीथेन है उसके यूज भी देखे और हार्मफुल इफेक्ट भी देखे। ठीक है, तो एक बार यार आप भी रीडिंग मान लेना इनकी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3 की। ठीक है, देखो एक बात है जो इम्पोर्टेंट है इसकी, जो हम सबसे पहले देखने वाले हैं। देखो जो क्लोरोफॉर्म है, ये देखो क्लोरोफॉर्म है, इसको जैसे ऑक्सीजन मिलता है ये ऑक्सीडाइज हो जाती है लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, और ये बना लेती है फोस्जीन, और ये जो फोस्जीन है वो एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस है। ठीक है, एक बार आप इसके देखो क्लोरोफॉर्म है, इसको जैसे ही ऑक्सीजन मिला कहीं से, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और फोस्जीन बना लिया COCl2। ठीक है, और ये क्या है, एक्सट्रीमली पॉइजनस है। तो यार इसको रोकने के लिए क्या है, जो क्लोरोफॉर्म है इसका स्टोरेज कैसे करेंगे हम, देखो जो बोतल लेंगे वो डार्क कलर की लेंगे ताकि लाइट ना मिले इसे एक तो, और इसे फुली फिल करेंगे, है ना। इस बोतल को क्लोरोफॉर्म से फुली फिल करेंगे। हाफ फिल करेंगे तो क्या होगा, देखो अगर क्लोरोफॉर्म से आधा फिल कर देते हैं तो आधे में क्या है, ऑक्सीजन रह सकती है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या है, पूरा फिल करेंगे और डार्क, ये बोतल होगी बिल्कुल डार्क होगी। देखो यार ये लास्ट वाली लाइन है वो ये इसी के बारे में है। देखो क्या, क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस कार्बोनिल क्लोराइड, है ना, ये इसे फोस्जीन भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज फोस्जीन। इट इज देयर फॉर स्टोर इन क्लोज डार्क कलर बोतल, डार्क कलर की बोतल होगी कंप्लीटली फिल, है ना, तो ऐसे हम स्टोर कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब देखो यार हमने ये तो देख लिया है, अब आगे जो एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, जो बच गया वो वाला पार्ट भी, तो देखो शुरू से पढ़ते हैं। केमिकली क्लोरोफॉर्म इज एम्प्लॉयड एज ए सॉल्वेंट फॉर द फीट एल्कलॉइड आयोडीन एंड अदर सब्सटेंट। देखो जो क्लोरोफॉर्म है
उनको उसको हम एज ए सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं फेट के लिए, है ना, एल्केलॉइड के लिए, आयोडीन के लिए और अदर सब्सटेंट के लिए भी, ठीक है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या, द मेजर यूज ऑफ द क्लोरोफॉर्म टुडे इज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फ्रियोन रेफ्रिजरेंट R22। क्लोरोफॉर्म है उसका यूज फ्रियोन R22 को बनाने में भी किया जाता है। अच्छा यार, ये क्या होता है? जो फ्रियोन R22 है उसका यूज कहाँ किया जाता है? जो एयर कंडीशनर है ना, जो एसी है, जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर मतलब, और जितने भी कूलिंग डिवाइसेज है वहाँ इसका यूज किया जाता है, ठीक है, फ्रियोन R22 का, ठीक है। इसकी दिक्कत ये कि जो ओजोन लेयर है उसके लिए काफ़ी हार्मफुल है, ठीक है। यार आजकल इसका यूज भी कम किया जा रहा है, इसकी जगह दूसरे रेफ्रिजरेंट यूज किए जा रहे हैं, ठीक है जी। आगे क्या लिखा हुआ है? इट वाज वंस यूज एज ए जर्नल एनेस्थेसिया जर्नल एनेस्थेटिक इन सर्जरी। इसका एक बार यूज जर्नल एनेस्थेटिक के रूप में भी किया गया था, लेकिन यहाँ क्या दिक्कत थी, ये टॉक्सिक था थोड़ा, ठीक, और सेफर भी कम था, तो इसकी जगह फिर ईथर यूज किया जाने लगा। तो ये लिखा हुआ है, बट हैज बीन रिप्लेस बाय द लेस टॉक्सिक एंड सेफर एनेस्थेटिक सच एज ईथर। अब देखो आगे पढ़े, एज माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट यूज एज एनेस्थेटिक, इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर्स डिप्रेस द CNS, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। अगर देखो क्लोरोफॉर्म है उसको इनहेल करके लिया जाए, है ना, क्या कोच कर सकती है? CNS डिप्रेशन। लेकिन यार एक दिक्कत है, अगर ज़्यादा इनहेल कर लेना तो ये एक्सेसिव CNS डिप्रेशन कोच कर देगी, ठीक है। ये पढ़ते हैं, अब देखो आगे बढ़ते हैं। ब्रीथिंग अबाउट 900 पार्ट ऑफ द क्लोरोफॉर्म पर मिलियन पार्ट ऑफ द एयर, मतलब अगर 900 पार्ट 1 मिलियन में भी अगर ब्रीथ किया जाए, इनहेल किया जाए, तो क्या कोच हो सकता है? डिजीनेस यानी क्या? चक्कर वगैरह, फटीग यानी थकान, हेडेक यानी सिर दर्द करना, है ना। तो आगे चलते हैं, अब देखो, क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में कोज डैमेज टू द लीवर वेयर क्लोरोफॉर्म इज मेटाबोलाइज टू फोस्जीन। अगर देखो लंबे समय तक क्लोरोफॉर्म का एक्सपोजर होए, ठीक है, तो देखो लीवर जो है वो क्या कर देगा? क्लोरोफॉर्म को मेटाबोलाइज कर देगा फोस्जीन में, और फोस्जीन क्या है? बहुत ही पॉइजनस है, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं, एंड टू द किडनी एंड सम पीपल डेवलप सोर वेयर द स्किन इज इमर्ज्ड इन क्लोरोफॉर्म। मतलब ये कि जो क्लोरोफॉर्म है अगर स्किन के कांटेक्ट में आता है तो कुछ लोगों में क्या है? सोर यानी घाव डेवलप कर देता है स्किन में, ठीक है। फिर आगे की लाइनें तो हमने पढ़ी ली है, फिर ये वाली है ना, ये स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? फोस्जीन में, जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली पॉइजनस है, इसलिए हम इसको डार्क कलर की बोतल में रखते हैं, ठीक है, ताकि लाइट से बची रहे, और क्या इसको कम्प्लीटली फिल करते हैं कि ऑक्सीजन का कोई चांस ना रहे। तो देखो इस तरह से यार ये भी खत्म होता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं ट्राई आयोडोमीथेन यानी आयोडोफॉर्म, या इसे कहते हैं CHI3 की, ठीक है। देखो पढ़ते हैं, इट वाज यूज अर्लियर एज एंटीसेप्टिक, ठीक है। देखो एंटीसेप्टिक ऐसे सब्सटेंट होते हैं जो करते हैं जो माइक्रोब्स हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स, उनकी क्या है? ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं लिविंग टिश्यू में, ये होते हैं एंटीसेप्टिक, ठीक है। बट द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आर ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन एंड नॉट ड्यू टू द आयोडोफॉर्म इटसेल्फ। देखो जो इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है वो I2 की वजह से, न कि CHI3 की वजह से, है ना। तो देखो क्या हुआ आगे, ड्यू टू द इट्स ऑब्जेक्टिव स्मेल। देखो इसकी स्मेल है वो बहुत ही गंदी होती है, देखो आयोडोफॉर्म में उसकी स्मेल अच्छी नहीं होती, इसलिए क्या है? इट हैज बीन रिप्लेस बाय अदर, एक सेकेंड, इट इज रिप्लेस बाय द अदर फॉर्मुलेशन कंटेनिंग आयोडीन। इसको रिप्लेस कर दिया गया, हमारे पास और भी अच्छे अल्टरनेटिव्स थे, इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया। आजकल हम सुना हुआ आपने बीटाडीन वगैरह यूज करते हैं इसकी जगह, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 की। तो देखो यार पढ़ना शुरू करते हैं, क्या लिखा हुआ है? It is produced in large quantity for the use in the manufacture of refrigerant and propellant for aerosol cans। इनका यूज किया जाता है रेफ्रिजरेंट की मैन्युफैक्चरिंग में। रेफ्रिजरेंट यार हम पहले बात कर चुके हैं, रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं साहब? यार ये वो सब्सटेंट होते हैं जिनका यूज हम कूलिंग सिस्टम में करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, AC वगैरह, इनमें यूज किया जाता है। और प्रोपेलेंट भी हम देख ही चुके हैं यार, ये स्प्रे में यूज किया जाता है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं साहब,
इट इज आल्सो यूज एज फीड स्टॉक इन दी सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, देखो फीड स्टॉक यानी क्या होता है, स्टार्टिंग मटेरियल। देखो फीड स्टॉक का मतलब होता है स्टार्टिंग मटेरियल। तो देखो यार, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसके प्रोडक्शन में स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है CCl4 को। ठीक है, एंड अदर केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कई सर्टेन ड्रग बनाने में काम लिया जाता है इसका, और जर्नल सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो हम आगे पढ़ते हैं। Until the mid 1960 it was also widely used as a cleaning fluid both in industry as degreasing agent। तो देखो इसका हम समझते हैं। देखो मिड 1960 से पहले इसका यूज कहाँ होता था, इंडस्ट्रीज में एज ए क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, एज ए क्लीनिंग एजेंट हम यूज करते थे। ठीक है, जो क्या काम आता था, देखो यार इंडस्ट्री में जो मशीनें थी, है ना, टूल्स थे, उनकी ग्रीस को हटाने में, मतलब ग्रीसिंग एजेंट के रूप में उनकी ग्रीस को रिमूव करने में काम आता था। ठीक है, एंड इन द होम एज ए स्पॉट रिमूवर, यानी जो क्लॉथ या जो फ्लोर वगैरह सरफेस वगैरह है वहां से स्पॉट वगैरह रिमूव करने में काम आता था। एंड एज फायर एक्सटिंग्विशर। देखो एक्सटिंग्विशर क्या होता है, देखो ये आग बुझाने में काम आता है एक्सटिंग्विशर। देखो जो CCl4 है वो क्या करता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको रोक देता है। ठीक है, तो यार इसे एज ए एक्सटिंग्विशर भी काम आता है। ठीक है, देयर इज सम एविडेंस दैट एक्सपोज टू CCl4 कोज लीवर कैंसर ह्यूमन। तो यार ऐसे कुछ एविडेंस में मिले हैं जहाँ क्या है CCl4 है जो लीवर कैंसर भी कोज कर सकता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन इफेक्ट, देखो यार ये सब तो सब में ही है, डिजीनेस, है ना, हेडेक वगैरह, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, उल्टी आना, जी घबराना, ये सब तो होता ही है सभी में, है ना, लगभग जितने भी पॉली हेलोजन कंपाउंड है सभी में देखने को मिल रहे थे ये सब तो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। विच कैन कोज परमानेंट डैमेज टू द नर्व सेल। ठीक है, परमानेंट नर्व सेल को डैमेज भी कर सकता है। इन सीवियर केसेस, देखो सीवियर केसेस में क्या 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 हो सकता है, दीज इफेक्ट कैन लीड रैपिडली टू स्ट्यूपर, एक सेकेंड, टू स्ट्यूपर, कोमा, अनकॉन्शियसनेस और डेथ। देखो स्ट्यूपर क्या होता है, कॉन्शियसनेस कम होना। ठीक है, कोमा ये सब तो जानते होंगे, अनकॉन्शियसनेस, है ना, डेथ वगैरह। एक्सपोजर टू CCl4 कैन मेक, एक सेकेंड, द हार्ट बीट इनरेगुलर और स्टॉप। ठीक है, द केमिकल में इरिटेंट द आई ऑन कॉन्टैक्ट। ठीक है, देखो आई के कॉन्टैक्ट में आया तो इरिटेंसी वगैरह भी कोज हो सकती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज रिलीज इनटू द एयर इट राइज टू द एटमॉस्फेयर एंड डिप्लीट द ओजोन लेयर। ठीक है, होता क्या है, CCl4 है, स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाती है और क्लोरीन रिलीज करती है, जिससे क्या है ओजोन लेयर है वो क्या होती है, डिप्लीट होती है। ठीक है, अगर आपको पता होगा ओजोन लेयर जो है वो क्या करती है, हार्मफुल UV रेज है उसको आने से रोकती है पृथ्वी पे। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इज बिलीव्ड टू इंक्रीज ह्यूमन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज। देखो यार ये UV को रोक रही थी, अगर इसका डिप्लीशन हो गया तो क्या है, एक्सपोजर बढ़ सकता है ह्यूमन का, है ना, अल्ट्रावायलेट रेज से, और ये बहुत ही हानिकारक होती है यार UV रेज, जो क्या कर सकती है, स्किन कैंसर कर सकती है, आई डिजीज कर सकती है, एंड पॉसिबल डिसरप्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम है उसको भी हानि पहुंचा सकती है, हार्म कर सकती है। ठीक है, इस तरह से CCl4 भी खत्म हो गया है। एक बार यार आप भी अपने हिसाब से रेडिंग मार लेना, रेडिंग मारना जरूरी इन सबका। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं फ्रियोन्स की। देखो फ्रियोन्स की छोटी सी बात हमने पहले भी की थी, फ्रियोन R22 की। ठीक है, तो यार यहाँ भी हम बहुत अच्छे से देखते हैं फ्रियोन्स को। देखो द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी तो इसमें क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, कार्बन हो। ठीक है, तो वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ द मीथेन और इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज द फ्रियोन्स। ठीक है, ये होते हैं साहब फ्रियोन्स। जो फ्रियोन्स हैं एक्सट्रीमली स्टेबल होते हैं, बहुत ही स्टेबल है। ठीक है, इनको डिग्रेड करना बहुत मुश्किल है साहब। अनरिएक्टिव है ना, रिएक्टिव भी नहीं करते, नॉन टॉक्सिक भी है, कोई ह्यूमंस के लिए कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं करते ह्यूमंस को तो डायरेक्टली। नॉन क्या है, कोरोसिव, नॉन कोरोसिव यानी होता है जो मेटल वगैरह है उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, उनको डैमेज वगैरह भी नहीं करते हैं, और इजीली लिक्विफाइबल गैस। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। फ्रियोन 12 यानी CCl2F2 इज दी वन ऑफ द मोस्ट
कॉमन फ्रियोन इन इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है, सबसे कॉमनली जो फ्रियोन यूज किया जाता है वो है फ्रियोन 12 इंडस्ट्रियल यूज के लिए। और इसे कैसे बनाया जाता है ना, तो इट इज़ मैन्युफैक्चर फ्रॉम CCl4, है ना, जो टेट्राक्लोरोमीथेन है, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है उससे बनाया जाता है स्वार्ट रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, तो देखो इसको हम देखते हैं कैसे बनता है ये। यार ये थी स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहे थे हम, एल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन किसी मेटल फ्लोराइड से करा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से हेलोजन हटेगा और फ्लोरीन लग जाएगा। तो देखो यहाँ ये रिएक्शन कैसे होगी, जैसे हम करा दें CCl4 है इसकी रिएक्शन AgF से, तो देखो एक क्लोरीन हटेगा और फ्लोरीन लग जाएगा। तो ये पहले तो ये बन गया, वापस से रिएक्शन कराई, फिर एक क्लोरीन हटा और फ्लोरीन लग गया, तो इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, देखो आगे पढ़ते हैं हम। दीज आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड फॉर एरोसोल, प्रोपेलेंट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पर्पस। ठीक है, तो यार ये सब पता है आपको, इनका मतलब क्या होता है। आगे पढ़ते हैं। बाय 1974 टोटल फ्रियोन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड वाज अबाउट 2 बिलियन पाउंड। ठीक है, काम का नहीं है ना, बस ये से याद कर लो, इस डाटा को याद नहीं करना। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं साहब। बाय 1974 टोटल फ्रियोन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड वाज अबाउट 2 बिलियन पाउंड एनुअली। ठीक है, 1974 है, तब तक जो फ्रियोन का प्रोडक्शन था लगभग 2 बिलियन पाउंड हो रहा था साहब। मोस्ट फ्रियोन even that used in refrigeration eventually make it way into the atmosphere where it diffuse unchanged into the stratosphere। जो फ्रियोन रेफ्रिजरेशन में यूज हो रही है वो क्या करती है, एंड में रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। और देखो यार ये बहुत ही स्टेबल है, तो डिग्रेड वगैरह तो होगी नहीं, और लास्ट में कहाँ पहुंच जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ ओजोन लेयर है वहां पहुंच जाती है। ठीक है, देखो लास्ट वाली लाइन देखना। In stratosphere, freon is able to initiate radical chain reaction that can upset the natural ozone balance। देखो इसको समझते हैं। देखो जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ यूवी रेज है फ्रियोन को तोड़ देती है। ठीक है, और फ्रियोन से क्या रिलीज हो जाता है, क्लोरीन रेडिकल रिलीज हो गया। और ये जो क्लोरीन रेडिकल है ओजोन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और या इस तरह से ओजोन है उसका डिप्लीशन शुरू हो जाता है, यानी ओजोन लेयर का क्या डैमेज शुरू हो जाता है। और यार ओजोन टूटेगी तो अभी पढ़ ही चुके हैं, देखो यूवी रेज आने लग जाएगी हमारे अर्थ पे, और क्या क्या हानियां होगी इससे ये हम देख चुके हैं ऊपर। ठीक है जी, तो यार इस तरह से ये भी खत्म होता है। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं DDT की। अब हम बात करते हैं साहब DDT की। देखो DDT क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म हम देखें तो पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, तो देखो यार इसका स्ट्रक्चर हम देखें, ये है इसका स्ट्रक्चर। देखो 2 कार्बन है ये। ठीक है, तो देखो डाइक्लोरो 2 क्लोरीन हो गए, डाइफिनाइल 2 फिनाइल होगी। ठीक है, ट्राइक्लोरो, ठीक है, ये 3 क्लोरीन आ गए और 2 कार्बन है तो इथेन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जरूर याद रखना। ठीक है, DDT का। अब हम देखो आगे चलते हैं। तो देखो यार DDT की NCERT पे हम पढ़ना शुरू करते हैं। DDT द फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसाइड। देखो ये पहला ऐसा इंसेक्टिसाइड था इसमें क्लोरीन था। और इंसेक्टिसाइड क्या होता है, जो इंसेक्ट को किल करता है। ठीक है, वाज ओरिजिनली प्रिपेयर्ड इन 1873। इसको प्रिपेयर तो 1873 में कर लिया गया था, लेकिन ये इंसेक्टिसाइड है, इस कैरेक्टर का पता कब चला हमको 1939 में, है ना, जो डिस्कवर किया पॉल मुलर ने, तो वही लिखा हुआ है। बट it was not until 1939 that Paul Muller of Geigy Pharmaceutical in Switzerland discovered the effectiveness of DDT as an insecticide। ठीक है, Paul Muller was awarded the Nobel Prize in Medicine and Physiology in 1948 for the discovery। तो नोबेल प्राइज भी मिल गया इसकी डिस्कवरी के लिए। अब देखो आगे पढ़ते हैं। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, द यूज ऑफ द DDT इंक्रीज्ड एनोमसली ऑन द वर्ल्ड वाइड बेसिकली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। देखो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है, उसके बाद इसका यूज बहुत ज़्यादा बढ़ा, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस अगेंस्ट द मॉस्किटो दैट स्प्रेड मलेरिया, जो मलेरिया फैला रहे थे,
एंड लाइज दैट कैरी टाइफस। ठीक है, देखो यार ये बहुत ही इफेक्टिव था, है ना, किसके लिए, मॉस्किटोज के लिए, जो यार क्या स्प्रेड करते थे मलेरिया, और लाइज जो स्प्रेड कर रही थी या कैरी कर रही थी किसको, टाइफस को। ठीक है, देखो यार आगे क्या होता है, धीरे धीरे जो इंसेक्ट्स है उनमें क्या रेजिस्टेंट पैदा होने लग जाता है डीडीटी के प्रति। अब वो इतने इफेक्टिव नहीं रहे डीडीटी इंसेक्ट के लिए, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंट पैदा हो गया इंसेक्ट्स में। अब क्या है, देखो यार ये जो डीडीटी है काफ़ी स्टेबल भी होता है, तो क्या इसका डिग्रेडेशन भी नहीं होता। और देखो ये क्या कहाँ पहुंच जाता है लास्ट में, वाटर में। और वाटर में क्या है, जो एक्वस एनवायरनमेंट है उसको बहुत इफेक्ट करता था ये। ठीक है, जो फिशेज है उसके लिए बहुत ही टॉक्सिक था। देखो पानी में पहुंचा, अब पानी में कौन है, फिशेज, तो उसके लिए बहुत टॉक्सिक था ये। तो आगे यही लिखा हुआ है, देखो अब देखो, हाउएवर problems related to extensive use of the DDT began to appear in later 1940, meaning species of the insect developed resistant to DDT। DDT है उसके प्रति रेजिस्टेंट पैदा कर लिया इंसेक्ट ने। इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड टू हैव ए हाईली टॉक्सिक डाउनवर्ड फिशेज के लिए बहुत ही टॉक्सिक थी यार ये, है ना। ये जो DDT वाटर में ज़्यादा था, एक्वस एनवायरनमेंट को बहुत इफेक्ट करता था। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं, द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ डीडीटी एंड इट्स फेड सोलिबिलिटी कंपाउंड द प्रॉब्लम। देखो दिक्कत क्या है, एक तो जो डीडीटी है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, ये आसानी से डिग्रेड नहीं हो रहा है। और दूसरी दिक्कत क्या है कि जो ह्यूमन है उसमें एक जो फैटी टिश्यू है वहाँ जाके एक्यूमुलेट हो जाता है ये, है ना। यार एक बात है कि यार आप कहोगे यार ह्यूमन में कैसे आ गया डीडीटी। अब देखो यार ह्यूमन डायरेक्टली तो आना मुश्किल है, देखो इनडायरेक्टली कैसे जाता है, जैसे हमने वाटर कंज्यूम किया, अब वाटर में डीडीटी है ना, हमने देखा था यार एक्वस एनवायरनमेंट में पहुंच गया तो डीडीटी है तो ह्यूमन में आ गया, बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, कोई प्लांट है उसके थ्रू आ गया, तो इस तरह से ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाता है धीरे धीरे। ठीक है, और देखो यार ह्यूमन बॉडी में पहुंचे तो दिक्कत क्या है, ये बहुत ही स्टेबल है, तो इसका ब्रेक डाउन भी नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ठीक है, कि केमिकल स्टेबल है और फैटी टिश्यू, ह्यूमन के फैटी टिश्यू में आके एक्यूमुलेट हो जाता है। डीडीटी इज नॉट मेटाबोलाइज वेरी रैपिडली, हम बात ही कर चुके हैं, बाय एनिमल। ठीक है, इट इज डिपोजिटेड एंड स्टोर इन द फैटी टिश्यू, ये भी देख ही चुके हैं, है ना। देखो आगे पढ़ते हैं, इफ इंजेक्शन कंटिन्यूस एट द स्टडी रेट डीडीटी बिल्ट अप विद इन द एनिमल ओवर टाइम। तो होगा क्या, मैंने पहले बात कर ली थी, जो डीडीटी है वो ह्यूमन बॉडी में लगातार आता रहेगा और इसका एक्यूमुलेशन बहुत बढ़ता रहेगा ह्यूमन बॉडी में। अब देखो डिग्रेड तो होता नहीं, तो बढ़ता रहेगा और एक लेवल के बाद क्या है, टॉक्सिक हो जाता है ह्यूमन बॉडी के लिए, तो ये बड़ी दिक्कत है। इसीलिए जो यूएसए है उसने इसे बैन कर दिया था 1973 में। द यूज ऑफ द डीडीटी वाज बैंड इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1973, लेकिन अभी भी कई कंट्री में इसे यूज किया जाता है। तो देखो ऑल थ्रू इट इज स्टिल इन यूज इन सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो यार इस तरह से डीडीटी भी खत्म होता है हमारा। हाँ तो दोस्तों यार डीडीटी खत्म हुआ और पॉली हैलोजन कंपाउंड भी हमारे खत्म हुए। देखो यार मैंने एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर कर दी है पॉली हैलोजन कंपाउंड की। यार वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ यार कमेंट करें। धन्यवाद।